चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 ध्वनि और तरंगे के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से प्रश्न अभी व्यापम पूछ रहे हैं, कैसा ट्रेंडिंग बना हुआ है। आप सबको पता है कि व्यापम अलग अलग पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पेपर सेट कर रहे हैं। उन्हीं के तर्ज पे हम लोग भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और जो कि ये प्रयोगशाला परिचारक शिक्षक भर्ती सीजी टेट पेपर 1, हालांकि ये डेडिकेटेड बैच है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, जो कि आपको डेली यूट्यूब पे 4 बजे आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं भाई कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में या मशीन को धोने के लिए किया जाता है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, आपको बताना है भाई कि किसका जो उपयोग है उसका डिश वॉशर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन बी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी अपश्रव्य तरंगे और ऑप्शन डी है पराश्रव्य तरंगे। इनमें से आपको क्लियरली बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई डिश वॉशर का यूज है ना, जो कि मशीनों को क्या करते हैं, धोने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पे अपश्रव्य तरंगे दिया है और पराश्रव्य तरंगे दिया गया है। तो याद रखना है कि भाई जो मशीनों को साफ करने के लिए जिस तरंग की यूज की जाती है वो क्या है, पराश्रव्य तरंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ये पराश्रव्य तरंगे क्या है, ये अश्रव्य तरंगे क्या है। तो बेटा जो तरंग होती है सुनने के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, अश्रव्य, एक होता है अपश्रव्य या श्रव्य तरंगे, और एक होता है क्या, पराश्रव्य तरंगे। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज जैसे क्या होती है ऊपर, है ना, 20 किलो हर्ट्ज जैसे क्या होती है ऊपर। और जो अश्रव्य जिसको हम लोग सुन ही नहीं सकते वो 20 हर्ट्ज जैसे क्या होती है, कम होती है। तो हम किसको सुन सकते हैं सर, तो हम सुन सकते हैं बेटा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि क्या कर सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। चलिए एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेशन होकर और आपके लिए भाई डेली वीडियो ला सकूं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, कोई विद्यार्थी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है। क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि के रूप में क्या करना चाहता है भाई, परिवर्तित। क्षीण मतलब बहुत कम सुनाई दे रहा है ना, तनिक सुनाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ी में थोकन आवाज में बढ़ा दे से नहीं बोलते, वही वाला क्षीण ध्वनि। इस क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में क्या करना चाहता है, परिवर्तित करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करनी होगी। आपको बताना है कि इनमें से 4 दिए गए हैं, उसमें से किस चीज की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ऑप्शन 1 है ध्वनि के आयाम की, ध्वनि के आवृत्ति की, आवृत्ति ध्वनि की चाल की, और 4 है ध्वनि की तरंग दैर्घ्यों की। तो यहाँ पे आयाम दिया है, आवृत्ति दिया है, चाल दिया है और ध्वनि की तरंग दैर्घ्य दी है। अब ये आयाम क्या है सर, इसको समझा दीजिए। तो देखो ध्वनि एक लंबी दूरी तय करती, मैक्सिमम। जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि ये मैक्सिमम आयाम, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम। और जब इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो ध्वनि मैक्सिमम दूरी तक सुनाई देगी। जैसे मैं चिल्लाया है ना, ओम करके, तो आवाज कहां पहुंचा, मैक्सिमम दूरी। ओम करके चिल्लाया तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम। तो ओम करके जब धीरे से बोल रहा हूं तो उसकी क्षीण ध्वनि है। अब उसी को जब मैं ओम करके बड़ा बोल रहा हूं तो क्या हो गया, वो लंबी दूरी तक जाएगी। तो लंबी दूरी कब जाएगी, जब आयाम ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, आयाम। तो जब आयाम ज्यादा होगा, ऊंचाई ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होगी, तब वो क्या होगी, दूरी लंबी दूरी तक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन पे देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति, अब ये क्या है सर, ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, है ना, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाया या 1 सेकंड में कितने कंपन किया, ठीक है, 1 सेकंड में कितने कंपन किया। ये आवृत्ति बताता है कि ध्वनि पतला होगा या मोटा होगा, ध्वनि पतला होगा या फिर मोटा होगा। यदि मान के चलो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा है, तो आवाज कैसी होगी, पतली। तो जितनी भी हमारी लड़कियां हैं क्लास में या हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, जितनी भी गर्ल्स है ना, फीमेल्स, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। और कम होती है फ्रीक्वेंसी जिसकी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जिसके कारण से आवाज क्या होती है, कम होती है, आवाज क्या होती है, पतला होती है। जबकि लड़कों का आवाज एकदम मोटा, जैसे मेरा आवाज थोड़ा सा है मोटा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम है, आवृत्ति क्या है, कम है, तो आवाज कैसा होगा, मोटा।
आयाम ज्यादा है तो आवाज ज्यादा दूर सुनाई देगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे ध्वनि चैप्टर का सार है, इसी क्वेश्चन में सार मिल गया आपको, ठीक है। तो आयाम जैसे कि जितना ज्यादा होगा आवाज उतनी क्या जाएगी, दूर जाएगी, और आवृत्ति जितना ज्यादा होगा आवाज उतना क्या होगा, पतला होगा। तो लड़कियों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कि कम, ज्यादा, क्योंकि आवाज कैसी होती है, पतली, और लड़कों का आवाज मोटा होता है, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कम। तो इससे ये पता चलता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं। प्रबलता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रबलता बढ़ाना मतलब आवाज बढ़ाना। जैसे मोबाइल फोन लिए और मोबाइल फोन की क्या कर रहे हैं, आवाज को यहाँ से साइड बटन से हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति में क्या फर्क पड़ता है, ये आपको बताना है। प्रबलता बढ़ा रहे हैं तो आवृत्ति में क्या फर्क पड़ेगा उसको बताना है। ऑप्शन ए, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहां पे याद रखना है प्रबलता किसकी बात की गई है, प्रबलता है ना, प्रबलता। तो मोबाइल फोन की रिंगटोन की अगर आप प्रबलता बढ़ाते हैं तब जो रिंगटोन की फ्रीक्वेंसी है वो एकदम फिक्स करके रखी गई है। क्या करके रखी गई है, फिक्स करके रखी गई है। कहने का मतलब यह बेटा, ये क्या रहती है, समान रहती है, क्योंकि फिक्स है मोबाइल की, ज़्यादा नहीं करा सकते, ठीक है। एक निश्चित फिक्स करके दे दिया, सेटअप रहता है ना, उससे आप थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो क्या है, समान रहती है। अगला क्वेश्चन, मानव कान द्वारा, कौन सा कान द्वारा, मानव कान द्वारा लगभग खाली स्थान से कम आवृत्ति की ध्वनियों का पता नहीं लगाया जा सकता। वही अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, श्रव्य तरंगे जिसको हम लोग सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है भाई, 20 हर्ट्ज जैसे 20 किलो हर्ट्ज। जैसे भूकंप सुनाई देता है क्या, भूकंप नहीं सुनाई देता। आपका हृदय धक धक कर रहा सुनाई देता है क्या, नहीं देता, ठीक है। ये कुत्ता बिल्ली किस प्रकार के रोते हो हमको सुनाई नहीं देता। क्या बात करें भाई उसका, है ना। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत क्या होती है, कम होती है। तो अश्रव्य तरंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर 20 हर्ट्ज जैसे कम है, 20 हर्ट्ज जैसे क्या है, कम है, वो हमको सुनाई नहीं देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अश्रव्य तरंगे। कैसी तरंगे, अश्रव्य। और यदि 20 हर्ट्ज जैसे 20 किलो हर्ट्ज है, कितना है, 20 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब इसको 3 जीरो भी लिख के 2000 कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, सुनाई देगा। इसको हम लोग श्रव्य तरंगे क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। तो पूछा क्या गया है, मानव कान द्वारा लगभग इतने से कम आवृत्ति की ध्वनि का पता नहीं लगाया जा सकता। तो कितने का, 20 हर्ट्ज से कम, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी लगाया जा सकता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो पराश्रव्य तरंगे। फिर वो चमगादड़, चमगादड़ सुनता है, कैसी आवाज सुनता है, परश्रव्य तरंगों की आवाज सुनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चे हैं जिन्होंने 4 किया है, देखो कमेंट करते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले। चाहे वीडियो यूट्यूब पे डले रहे, मैं बाद में देख लूंगा भाई किसका किसका क्या क्या आंसर आ रहा है, क्वेश्चंस क्या क्या रिप्लाई किए। तो यारी इतनी अच्छी से करना कि भाई पेपर आराम से निकले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। कथन 1 और कथन 2, कथन 3, इस प्रकार के प्रश्न व्यापक में पूछ रहे हैं। कथन 1, कथन 2, कथन 3 आपको पहचानना है। ये व्यापक का फेवरेट टाइप का प्रश्न हो गया आजकल। कथन 1 बोल रहा है बेटा कि कंपन की आवृत्ति ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। कंपन की आवृत्ति किसको निर्धारित करती है, बोल रहे हैं पिच को। सही बात है, अभी बताया हूं मैं, ध्वनि पिच को निर्धारित करती है। देखो ध्वनि के 3 गुण, ध्वनि कितने गुण, 3 गुण। पहला तीव्रता, पहला क्या, तीव्रता। दूसरा बेटा पिच, दूसरा क्या है, पिच, हिंदी में बोलते हैं तारत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, तारत्व। और तीसरा ध्वनि का गुण है वो क्या है, गुणता। क्या है, गुणता। देखो फिजिक्स अभी बहुत दिन से पढ़े नहीं हो, क्लास में पढ़ाया था लेकिन बहुत दिन से पढ़ नहीं पाया, रिवीजन करा देता हूँ, आज पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा इसी बहाने, है ना। देखो तीव्रता कहने का मतलब ये पूरी तरीके से डिपेंड है आयाम पे। किस पर डिपेंड है, आयाम। पिच डिपेंड है आपके आवृत्ति, किस पे डिपेंड है, आवृत्ति। और जहां आयाम भी ना हो, आवृत्ति ना हो, वहां कैसे पता चलेगा, गुणता पता चलेगा। जैसे कमरे बंद है ना, अब 2 बहन आपस में बात कर रहे हैं, अब पता चलेगा कौन से बहनी बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, वो गुणता से पता चलेगा। अब मान लो दोनों की तीव्रता सेम है, तीव्रता मतलब दोनों की आवाज इक्वल है,
और उनकी आवाज पतली मोटी भी इक्वल है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो अंतर कैसे कर पाओगे? तो अंतर कैसे कर पाओगे? गुणता से। किसे कर पाओगे? गुणता से। तो तीव्रता बताता है कि हमारी आवाज कितनी दूर जाएगी। अगर कम तीव्रता है तो कम दूर तक जाएगा, ज्यादा तीव्रता है तो ज्यादा दूर जाएगा। पिच बताता है कि हमारी आवाज पतली होगी कि मोटी होगी। आवृत्ति ज्यादा पतली, आवृत्ति कम मोटा आवाज। जैसे हमारी आवृत्ति क्या है लड़कों की? हमारी क्या है भाई? आवृत्ति ज्यादा है, जिस कारण से आवाज लड़कों क्या होता है? मोटा होता है। तो यहां पे स्टेटमेंट ये दिया गया बेटा कि कंपन की आवृत्ति ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है, सही है। कंपन की उच्च आवृत्ति निम्न तारत्व उत्पन्न करती है। कंपन की उच्च आवृत्ति निम्न तारत्व उत्पन्न करती है। आयाम ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करता है। ये दे इस प्रकार के दिया गया है। तो कंपन की उच्च आवृत्ति निम्न तारत्व को प्रदर्शित नहीं करती, उच्च तारत्व को प्रदर्शित करती है। तो दूसरा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब यह है कि सर कथन 1 यहां पे ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहां पे ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 3 नहीं होगा। आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कथन 1 और कथन 3 क्या है? सही है, ठीक है। यहाँ पे देखना कथन 1 और कथन 3 सही है, ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले आपको बता दूं, साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रयोगशाला परिचारक के लिए कहाँ मिलेगा भाई? साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे? गूगल के प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद, ठीक है, साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, साध्य पीएससी एकेडमी। उसके बाद फिर डाउनलोड करने के बाद आपको ई बुक वाले सेक्शन पे जाना है। ई बुक वाले सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो ये वाला बुक आपको दिखाई देगा, जिसकी कीमत और मात्र 128 रुपये रखी गई है, ताकि आप प्रयोगशाला परिचारक की अच्छे से तैयारी कर लो। कुछ भी दिक्कत होगा तो मोबाइल नंबर दिया गया, इस पर कॉल कर लेंगे और ठीक है, इस बुक को क्या कर लेंगे? ले लेंगे। हाँ, जीएसटी उसी में 128 रुपये में इंक्लूड, 28 रुपये, ठीक है, आपसे और नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 1 साल, हाँ 1 साल के लिए आराम से, है ना। चलिए, आपको चाहिए? ठीक है, बाद में मिलना, ठीक है। चलिए, ध्वनि तरंग का खाली स्थान ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, ठीक है। आपको बताना है ध्वनि तरंग का खाली स्थान ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। प्रबलता पूछा गया है, आपकी प्रबलता को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर 1 आयाम, आवृत्ति, गति और तरंगदैर्घ्य। तो मैंने क्या बताया? आयाम। आयाम अगर ज्यादा होगा तो प्रबलता ज्यादा होगी, ज्यादा दूर तक सुनाई देगी। अगर आयाम कम होगा तो क्या? कम दूरी तक सुनाई देगी। तो आयाम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आयाम ज्यादा होगा तो लंबी दूरी तक सुनाई देगी, और आयाम कम होगा तो क्या होगा? कम दूरी तक सुनाई देगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, न्यूमेरिकल प्रश्न। किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 880 हर्ट्ज है और गति 352 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और मन में उठ रहे होंगे, सर ये हर्ट्ज क्या होता है? तो ये बेटा आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवृत्ति। हर्ट्ज किसका मात्रक है भाई? आवृत्ति। तो आवृत्ति का मात्रक क्या? हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। और अगर आपसे पूछेगा प्रबलता या तीव्रता का मात्रक क्या? ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या? तो क्या बोलेंगे भाई? डेसिबल। क्या बोलेंगे? डेसिबल। तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को कौन मापता है? डेसिबल। और ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए क्या? हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। तो इंसान कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, याद रखना, इतना सुन सकता है। इससे नीचे होगा तो नहीं सुन सकता, इससे ज्यादा होगा तो भी नहीं सुन सकता। इससे नीचे अवश्रव्य ध्वनि, इससे ज्यादा क्या होगा? परश्रव्य ध्वनि। देखो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी क्लास में यही सब पढ़ाते हैं, तो एमसीक्यू में हो जा रहा है कंप्लीट आपका, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है 0.4 मीटर, 0.03 मीटर या 0.25 मीटर या 0.0। चलो बनाते हैं भाई। आवृत्ति क्या क्या दिया है? हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं सर? तो पहले दिया क्या क्या उसको ढूंढते हैं सर। तो दिया है बेटा गति दिया है, और एक क्या दिया है? आवृत्ति। निकालना क्या बेटा? तरंगदैर्घ्य। तो किसी ने बोला है कि v इक्वल टू क्या? म्यू लैम्डा। क्या? म्यू लैम्डा। जहां v वेलोसिटी,
म्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। भी क्या है तो भी गति है, म्यू क्या है तो म्यू आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है तो लैम्डा है बेटा आपका तरंगदैर्घ्य। इतना याद रखना है, पेपर में हुबहू ये क्वेश्चन यहां से बनेंगे। इतना बात आपको याद रखना है। भी बराबर क्या म्यू लैम्डा, भी बराबर क्या म्यू लैम्डा। भी क्या है गति तरंग वेग, और म्यू क्या है आवृत्ति, एफ भी लिख सकते हैं एन भी लिख सकते हैं, और लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य। अब जैसा जैसा दिया लिख दो। भी की वैल्यू कितनी दी है वेलोसिटी 352 मीटर पर सेकेंड, और आवृत्ति कितना दिया भाई, आवृत्ति दिया है 8800, और क्या निकालना है लैम्डा। तो व्हाट इज द लैम्डा, तो लैम्डा दिया है 352/8800। कैलकुलेट करो भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कैलकुलेट करो। 352/8800, ये भाग वाला काम आप लोग का है। अभी आप काम करोगे, जोड़ा घटाओ गुणा भाग आपका है। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जोड़ना घटाना आपका काम है, ठीक है। चलिए फिर भी हम बता देते हैं, यहाँ भाग करना है भाई 8800 को 352 में, ठीक है। कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। विच इज द करेक्ट आंसर 0.04 मीटर। कितना आएगा 0.04 मीटर, अगर आप कैलकुलेट किए तो, है ना। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है। अब देखो न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे बनाना है, मैं ये सिखा रहा हूं कि जो दिया उसको उपयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया बेटा गति, यहाँ पे क्या दिया है आवृत्ति, आपको निकालना क्या है तरंगदैर्घ्य। तो आपको एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो भी का भी हो। भी तो दिया ही है, म्यू दिया है, म्यू मतलब क्या बोलते हैं आपका, म्यू बोलो फ्रीक्वेंसी बोलो, है ना, या ये बोलो फ्रीक्वेंसी है, क्या है सर फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, हाँ तो है, वह भी इक्वल टू म्यू लैम्डा या फिर एन लैम्डा, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार के रिलेशन आपका दिया गया है, तो इस प्रकार का आंसर क्या हो जाएगा 0.04। इस प्रकार के आप न्यूमेरिकल प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन, बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन उत्पन्न करते हैं। अब जिसकी आयाम क्या होगी बड़ी होगी, उसकी आवाज कैसी होगी, प्रबलता भाई क्षीण होगी कि तीक्ष्ण होगी कि उच्च होगी कि कर्कश होगी, आप ही लोग बता दो। सर आपकी आवाज बहुत कर्कश है, कोई बात नहीं भैया, है ना। क्षीण तीक्ष्ण उच्च कर्कश कैसी होगी बता दो। क्षीण होगी क्या बड़े आयाम वाली ध्वनि, नहीं सर आप बार बार बोले हो सर कि उसकी उच्च ध्वनि होगी, वो ज्यादा दूर तक क्या होगा सुनाई देगा। तो मैंने बार बार बोला कि बेटा अगर आयाम बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा आयाम बड़ा होगा, तो बहुत लंबी दूरी तक क्या हो जाएगी ध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। ये बच्चा वाला प्रश्न है, क्लास में तो इसको हलवा पूरी टाइप का बताया हूं कि ध्वनि सबसे ज्यादा, क्या ध्वनि निर्वात में चलेगी क्या, नहीं सर। तो ध्वनि सबसे ज्यादा कहां सुनाई देगी सर, ठोस में, ठोसों में सबसे ज्यादा, यस सर। फिर कहां सर, द्रव में, फिर कहां सर, गैस में। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग, कैसी तरंग, अनुदैर्घ्य, कैसी तरंग है अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि कैसी तरंग, अनुदैर्घ्य, जो सबसे ज्यादा कहां पे, तो सॉलिड में, कहां पे भाई सॉलिड ठोस कड़ा चीज में। उसके बाद किस में, लिक्विड द्रव में, पानी वानी है ना, पानी में डूबे हो तो उसमें सुनाई देगा। और गैस में उसकी जो होगी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक होगी, ऑप्शन नंबर क्या डी। सर निर्वात में नहीं, निर्वात में नहीं, क्योंकि क्यों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, क्या दिया गया आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। पेपर ऐसे ही सॉल्व करना है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या क्या दिया है बेटा, इसकी तरंग दैर्घ्य है 4 मीटर। 3 सेकेंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी जाएगी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं पढ़ाऊंगा कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है यहाँ पे मीटर, यहाँ पे आवृत्ति का मात्रक क्या है हर्ट्ज। तो छोटा मोटा क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, उसको मैं अलग से और नहीं कराऊंगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी सिर्फ कराऊंगा आवृत्ति का मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, भैया यहाँ से पता चल रहा है ना। आवृत्ति का मात्रक क्या है भाई हर्ट्ज, वो भी तो मैं बता ही रहा हूँ ना, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है 4 मीटर। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में भी और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि जो चीजें हंसी मजाक लगता है, पढ़ने में मजा आता है ना, वो चीजें एग्जाम में नहीं पूछा जाए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ उसमें मजा लेना है आपको, ठीक है। वो बोलते हैं ना खेल खेल में शिक्षा, तो आपको उसमें पढ़ते पढ़ते मजा, क्योंकि वो एक बार आप सीख जाओगे ना तो जो मन से आनंद आता है, अरे यार ये कॉन्सेप्ट था, अब मजा आ गया। जैसे यहाँ पे देखना, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। अब मैं आपको क्यों बताऊं कि आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज होती है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो अगर आप मेरे को पेपर पूछेगा कि आवृत्ति का मात्रा बताओ, नहीं बताओगे क्या होता है हर्ट्ज।
तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि लंबाई है ना भाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। 3 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय करेगी? क्या पूछा गया है? दूरी तय करेगी। क्या पूछा गया है? दूरी तय करेगी। अब दूरी क्या होता है सर? दूरी है ना, तो हमने तो एक पढ़ा है सर, यहाँ पे आवृत्ति दिया है, तरंग दैर्घ्य दिया है, तो अभी तो बताया बेटा v बराबर क्या? म्यू लैम्डा। ठीक है, v बराबर क्या? म्यू लैम्डा। अब कहाँ कहाँ कुछ कुछ दिया है उसको यहाँ पे डाल दो यार। आवृत्ति कितना दिया है सर? 50 हर्ट्ज है ना, और क्या दिया है सर? तरंग दैर्घ्य दिया है सर 4 मीटर सर। ये लो भैया, तो v की वैल्यू निकल गया भाई 50 चौक 200। ये ले, अब v क्या है? v क्या है भाई? v क्या है? तो v इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की मात्रा क्या? मीटर पर सेकेंड। क्या? मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। किसकी मात्रक? वेलोसिटी। अब ये थोड़ी बताऊंगा कि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग क्या है? एकांक समय में तय करी पथ की लंबाई है ना, एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है? वेलोसिटी। अब ये तो हो गया भैया। 3 सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी पूछा गया है? दूरी, तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये लो भैया, ये भी हमने पढ़ाया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब रख दो भैया जो जो दिया है। चाल तो दिया है सर 200 मीटर पर सेकेंड। ये लो 200 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितना दिया है? दूरी को दिया, दूरी तो पूछा है सर पेपर में, दूरी तो पूछा है, तो दूरी को मान के चलो मैं लिख दिया दूरी। और समय बता दो, समय लिखा है क्या? यस सर, समय कहाँ दिया? 3 सेकेंड सर, 3 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और 3 लिखने के बाद 200 से गुणा करूंगा सर, तो दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे दूरी इक्वल टू हो जाएगा सर 200 मीटर बटे सेकेंड, गुणा हो जाएगा सर कितना? 3 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट जाएगा सर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 600 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बस ऐसे ही सॉल्व करना, कुछ नहीं भाई, बस आपको आना चाहिए। क्या क्या दिया उसको उपयोग करना आना चाहिए पेपर में, बाकी कुछ नहीं है। बस जो दिया है उसी को यूज करना है भाई। ठीक है, बस यही फिजिक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग की जाती है, उसे क्या नाम है? बहुत बढ़िया प्रश्न। विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। किसने दिया? मैक्सवेल। किसने दिया? मैक्सवेल। कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सर? तो मेरे साथ दोहराना। पहला है बेटा गामा। कौन सा है? गामा। विद्युत चुंबकीय तरंग पहला कौन सा है? गामा। दूसरा है एक्स किरण। कौन सा है? एक्स किरण। तीसरा है अल्ट्रावायलेट। क्या है? अल्ट्रावायलेट, परम बैंगनी किरण। परम बैंगनी किरण। उसके बाद है आपका इंफ्रारेड। क्या? इंफ्रारेड। फिर यहाँ पे विजिबल। क्या? विजिबल, दृश्य तरंगे। फिर उसके बाद आपका आता है सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद आता है दीर्घ तरंगे। कौन सी तरंगे? दीर्घ तरंगे। तो गामा किरण, एक्स किरण, परम बैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंगे और दीर्घ तरंगे, ये सभी के सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपसे यह पूछा गया बेटा कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा, परम बैंगनी, प्रकाश, और प्रकाश तो हो ही नहीं सकता यार, कैंसर कोशिका से खड़े रहोगे तो उल्टा थोड़ी हो जाएगा, है ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि तो प्रकाश तो हम ले ही ले रहे हैं। ठीक है, एक्सरे, एक्सरे, ठीक है। परम बैंगनी से ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उल्टा साला कैंसर को जन्म देता है परम बैंगनी, है ना, इसलिए तो ओजोन परत की लेयर बनी होती है जो हमको बचाता है। तो कौन सा आएगा? 1 नंबर की 4 नंबर बता दो भाई। ठीक है, तो याद रखना जो गामा किरणें होती हैं इसकी भेदन क्षमता बहुत अच्छी होती है, मैक्सिमम भेदन क्षमता। अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी दिया है, रेडियोधर्मी नाभिक दिया है, बाकी सभी रेडियोधर्मी नाभिक है भी तो नहीं, केवल एक ही है गामा बस, बाकी अल्फा है, बीटा है और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा और बीटा तो ऑप्शन में नहीं दिया भैया, और नाभिकीय तरंगे कौन? अल्फा बीटा और गामा किरण। ठीक है, तो अल्फा और बीटा तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो बचा क्या? गामा। तो कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बस आपके पास थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा जो चलाई गई हमारी क्लासेस है वो आप पूरी तरीके से देख लो, आराम से आपके माइंड ओपन हो जाएंगे। बता रहा हूं, हुबहू आपको प्रश्न देखने को मिलेगा यार, प्रयोगशाला परिचारक में वीडियो तो रहेगा ही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चंस आपके सामने में दिखने में बड़ा है, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना भी है। अवतल दर्पण जब किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो दर्पण से वस्तु की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण
अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए संभावित प्रतिबिंबों के से सही ढंग से मेल खाता है। अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है। कुल मिला के आपको क्या जानना है? अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये पूछा गया है भाई आपको अवतल दर्पण के बारे में, क्या पूछा गया है सर? जब वस्तु दर्पण के बहुत करीब रखी जाती है तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सही ढंग से मेल खाता है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सही ढंग से मेल खाता है। जब वस्तु को फोकस बिंदु और ऊर्ध्वाधर के बीच रखा जाता है तो आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, दूर रखा जाता है, तो वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, और उपरोक्त में से अधिक। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा, आवर्धित है। क्या है ये? आवर्धित। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब आपको क्या मिलेगा? अवतल दर्पण में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। परावर्तक पृष्ठ कैसा भाई? अंदर की ओर वक्रित है। ये लो, परावर्तक पृष्ठ कैसा है? अंदर की ओर क्या है? वक्रित है। तब निर्मित दर्पण है। कौन सा दर्पण भैया निर्मित होगा? इस वाला वक्रित में ये परावर्तक पृष्ठ है। तो कौन सा क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब है, इसको आपको बताना है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ये लो भैया गोला है एक ठो, इस गोला को हम काट देंगे और काट के इधर एक ठो परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। ये लो, ये परावर्तक पृष्ठ और ये एक ठो ये वाला परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये वाला अवतल दर्पण है बोल रहे हैं। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? तो अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण का भैया ये उभरा वाला पार्ट क्या रहेगा? परावर्तक पृष्ठ रहेगा। ये लो, और यहाँ पे क्या पूछा गया है? अंदर की ओर, पृष्ठ के अंदर की ओर वाला क्या रहेगा? ये रहेगा आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वक्रित ये भी है ऐसे गोला, लेकिन ये अंदर वाला वक्रित नहीं है इसका, लेकिन क्या है? अंदर वाला, ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, कैसा है? परावर्तक पृष्ठ, जहां से प्रकाश परावर्तित, सॉरी, जहां से प्रकाश जो होता है क्या होता है? परावर्तित होगा, है ना? परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश परावर्तित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे, है ना? माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अभी तो बताया यार, बताओ, कमेंट करके आंसर दो इसका आंसर। कैसा होता है? अभी तो बताया इसको भाई। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, ये ले, है ना? कैसी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे। अभी बताया कि माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है? अनुदैर्घ्य। और ये ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? ठोसों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में, इसको पढ़ा दिया हूं। ठीक है, परस्रव्य होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न, संपीड़न और विरलन, क्या होता है? दो वर्ड, संपीड़न और विरलन, इनके बीच की दूरी के लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी उपयोग किया जाता है? तो भाई इसको मैं बार बार बताया हूं कि जो संपीड़न और विरलन करता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर तरंग दैर्घ्य। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दो सिरिंग के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी? दो सिरिंगों के बीच की दूरी, या दो गर्त के बीच की दूरी। तो दो सिरिंग के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिकतम होती है? यह भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बताओ इसको, कि प्रकाश की चाल, प्रकाश का पूछा गया ना, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यम में से किसमें अधिकतम होती है? ध्वनि खत्म, ये क्या है? प्रकाश है, तो प्रकाश का बताना है, ध्वनि नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यम में से किसमें अधिकतम होता है? वायु में, कांच में, निर्वात में, जल में। तो आपको पता है भाई कि जो प्रकाश होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? निर्वात में।
और हमने ये भी देखा है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। लेकिन ध्वनि तरंग क्या निर्वात में चलती क्या? नहीं। ध्वनि तरंग के लिए क्या जरूरत है? मीडियम की, जो कि सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद क्या? गैस। तो क्या सर प्रकाश भी क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है क्या? नहीं है। तो क्या है ये? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, अपारदर्शी मतलब उसके आर पार नहीं जा सकता, अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा किसके कारण से होता है? तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट परिभाषा पूछ दिया गया आपको कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा किसके कारण से होता है? तो ऐसा होता है बेटा प्रकाश का विवर्तन, या किसी वस्तु द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, या प्रकाश का परावर्तन। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ऐसे ही सेशन आपके लिए लाएंगे। तो प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, ठीक है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसके कारण से प्रकाश जो होती है एक ज्यामितीय छाया देता है, जब वो किससे पड़ती है भाई? अपारदर्शी से, ठीक है। आर पार नहीं गुजर सकता तो छाया बना देता है। बनता है ना, जैसे खंबा है, बीच में लाइट जा रहा है और खंबा खड़ा है तो उसका बनेगा ना छाया। तो किस कारण से होता है? प्रकाश सीधी रेखा में। तो प्रकाश कैसी गमन करती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगला, गलत कथन को अंकित करना है, गलत कथन चुनना है। बढ़िया क्वेश्चन दिया, गलत कथन को पहचानिए भाई। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, क्या ये सही कथन है? मुड़ी हुई पाइप के माध्यम से जलती हुई मोमबत्ती को ली नहीं जा सकती, क्या लिखा है? प्रकाश की दिशा बदलने का एक तरीका यह है कि इसे चमकदार सतह पर गिरने दिया जाए, या जल की सतह प्रकाश के मार्ग को नहीं बदल सकती। गलत कथन यह है बेटा आपका कि जल की सतह प्रकाश के मार्ग को नहीं बदल सकती। बदल सकती है। आपको गलत कथन पूछा ना, तो जल की जो सतह होती है वो प्रकाश के मार्ग को बदल सकती है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल मतलब जिसकी डेंसिटी कम, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो हवा सघन है कि पानी सघन है? पानी सघन है। तो हवा से कहा जा रहा है पानी में, तो जब प्रकाश विरल से कहा जाएगा सघन में जाएगा, तो वो क्या होता है? अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। मतलब ये नहीं बदलती नहीं होगा, ये बदलती है होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो छोटी छोटी मैं जो बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा, ये बातें याद आएगी, ठीक है। चलिए एक बार जोरों से वीडियो को लाइक कर देना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच की ओर यात्रा करता? बस उसी कॉमन सेंस को देखो कितना अच्छा से डिराइव करके क्वेश्चन बना दिया। तगड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मैं चाहूंगा सभी कमेंट करके आंसर दो, सभी के सभी। जब प्रकाश हवा से, हवा मतलब बेटा विरल माध्यम, ठीक है। कांच, कांच कैसा है भाई? सघन है सर। तो जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जाएगा तो सामान्य रेखा की ओर झुकता है, सामान्य रेखा से दूर झुकता है, कोई बदलाव नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या सामान्य रेखा के समानांतर होता है, ये भी नहीं। तो मैंने बताया है कि जब विरल से सघन की ओर जाता है तो क्या हो जाता है? ये झुक जाता है। क्या होता है? झुक जाता है। और उल्टा जाएगा तो बेटा दूर चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। और यही अगर मान के चलो यही रहता बेटा कांच से, कहा कांच से हवा, कांच से हवा मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो ये क्या होता है? अभिलंब से क्या होता? दूर हटता। अभिलंब से क्या होता? दूर हटता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह तारा कौन सा है जो आकाश में स्थिर और रात्रि समय अधिक चमकता है? तो याद करो बेटा वो कौन सा तारा है जो रात के समय अधिक चमकदार होता है? ऑप्शन नंबर ए टॉरस, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन 3 ओरिवर और डी ध्रुव तारा। बोलते हैं ना ध्रुव तारा जा रहा है, देखो तो ध्रुव तारा क्या होता है बेटा? चमकता है। तो इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो सबको पता है कि सर ध्रुव तारा होता है और ये रात्रि के समय क्या होता है? चमकता है। अगला क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल प्रश्न, मजा आता है। माना एक नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, आवर्धन गुणांक m 100, एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए इसको बनाओ भाई, सभी बच्चे इसके लिए भिड़ेंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलो सभी के सभी इसको ट्राई करेंगे भैया ना। चलो बनाओगे तभी तो मजा आएगा।
बना लो भैया, बना लो, ठीक है। क्या पूछा गया है? अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी, है ना, अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो एक रिलेशन है बेटा, वो क्या है? आवर्धन क्षमता इक्वल टू F0 अपॉन FE। E मतलब होता है EI, नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5। M होता है आवर्धन गुणांक, तो यहाँ पे याद रखना आवर्धन गुणांक दिया है 100 और F0 आपको निकालना है। FE की वैल्यू दी है 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अभी आप बनाओगे कि F0 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? F0 की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं भैया, F0 की वैल्यू हो जाएगी 100 गुना 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25/10, ये आ जाएगा बेटा 250। क्या आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या? ए। ठीक है, तो याद रखना इन छोटी छोटी बातों को हमने क्लास में सीखा है। अभी भी समय है, आप साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओ और उस ई बुक को आप बेसिक क्लियर करो ना यार, पहले बेसिक क्लियर करो, उस ई बुक से क्लियर होगा। उसमें कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं डाला हूँ, एकदम छोटी छोटी क्वेश्चन को डाला हूँ जो आपके बेसिक को स्ट्रांग करेगा। मुझे पता है साइंस बहुत लोगों का कमजोर है, क्योंकि इसमें आर्ट वाले बच्चे डाले होंगे, 10वीं पास था ना, तो आर्ट्स वाले बच्चे डाले होंगे, कॉमर्स वाले बच्चे डाले होंगे, मैथ्स वाले बच्चे। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन डाला हूँ, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें और अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। क्या करें? बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। चलिए अगला क्वेश्चन आगे है आपका, और ये क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? बैंगनी प्रकाश, है ना, वायलेट कलर की जो लाइट होती है, इसके लिए लैम्डा का परास नैनोमीटर में बोला गया है, एंगस्ट्रॉम में नहीं, नैनोमीटर में क्या होगा भाई, ये बता दो। ये देखो बैंगनी कलर का पूछ दिया गया है, स्पेशल एक्चुअल में दृश्य प्रकाश का पूछना चाहिए, और जो दृश्य प्रकाश का पूछा जाता है बेटा, ये होता है 450 से लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास, है ना, ये दृश्य प्रकाश का। लेकिन इसी में क्या पूछ दिया बेटा आपको? वायलेट कलर का स्पेशल पूछ दिया गया है ना, तो वायलेट कलर का आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा 380 से 450, 380 से बेटा 450, एक्चुअल में नैनोमीटर में है ना, मैं जो बताया वो एंगस्ट्रॉम में था। ठीक है, तो यहाँ पे नैनोमीटर में पूछा गया आपका 380 बटे 400। आकाश खालिस्तान के कारण से नीला दिखाई देता है, तो ये तो मेरे बहुत सारे बच्चों, इसको मेरा ई बुक में मिल जाएगा ना, ये आपको साइंस की ई बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ई बुक में मिल जाएगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये कहाँ मिलेगा? साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, है ना, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं डेली आपको इस टाइम में आके MCQ क्वेश्चंस करा सकूं। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण से। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। तो जब चीजें फैलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। अपवर्तन क्या है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, वो क्या कहलाता है? अपवर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी दिशा में वापस आ जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बेसिक बातें हैं यार, ये डायरेक्ट आपको मिलेगा अपने साइंस के बुक में। चलिए कैथोड किरण, जो कैथोड किरण है बेटा, ये किरण किस प्रकार की होती है आपसे पूछा गया है। तो कैथोड किरण क्या सर? प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। कैथोड किरण ये भी आपको साइंस के बुक में हुबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूं, जो कैथोड किरण होती है वो बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, और एनोड होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो कैथोड किरण कैसी होती है? निगेटिव, और निगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो आपने सपोर्ट किया, प्यार दिया। ऐसे वीडियो को लाइक करते रहो, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने तो ठान लिया, प्रयोगशाला परिचारक तक आपके जितने 18 टॉपिक साइंस के दिए हैं उसको मैं पूरा MCQ कराऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। आप डेली बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर बेसिक और स्ट्रॉन्ग करना है ना, आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल पढ़ाने में दिक्कत होगी तो पहले स्ट्रॉन्ग करो ना। स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुक बनाया हूँ, ये मिलेगा आपको केवल और केवल साध्य PSC एकेडमी के एप्लीकेशन पे। कोई भी दिक्कत होगा बेटा दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, आपको पूरा बुक मिल जाएगा। और ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा, कहीं बुक स्टोर में अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल यहीं पे मिलेगा। पेपर आपको पता ही है 3 अगस्त तक है। क्या खासियत है सर? तो इसमें 1 लाइनर दिया है, MCQ दिया है, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं 1 लाइनर और MCQ से। चलिए जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगला टॉपिक है बेटा तरंग के बाद प्रकाश, जहां पे हम लोग अवतल दर्पण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन संबंधित प्रश्नावली को करेंगे। साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल प्रश्न जैसे कि लेंस सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, इनके भी प्रश्न हम लोग करते हुए दिखाई देंगे।